मेरे अनुसार तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। अभी तक देखते हैं फिर चैप्टर पढ़े, पर ऐसा प्रवास से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बना अब तक। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपने अभियंत्रिकी डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहाँ वह पहले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता शिक्षक थे। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अलपकाई थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गाँव में गुजार दिया। राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद गया, मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली के वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। तो मतलब सोचो माइग्रेशन कैसे होता है, जॉब के कारण भी होता है, इसमें ये दिखाया गया है। दूसरे बच्चे एजुकेशन के कारण भी होता है। दूसरे बच्चे जो लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय से ग्रहण की और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करी। सोचो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया इसका। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई है। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनः वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य और पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में है, सर जमीन हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे। इसी से भारत की विरचना हुई। कितना अच्छा वो है। इसी प्रकार भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिम यूरोप के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। अभी देखो IR का पार्ट है, इंडियन डायस्पोरा। उपनिवेश काल ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, फिजी और दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांसीसियों और जर्मनी द्वारा रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम, फ्रांसीसी तथा डच लोगों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों से करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा गया। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए। यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वर्दी द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ है। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों को भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ है। प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टर, अभियंता 1960 के बाद, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और 1980 के बाद अन्य समाविष्ट, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इसी पैटर्न पर आधारित। इन्हीं व्यवसायों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले और सफलतम समूह में से एक होने की विशेषता का आनंद लिया है। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय प्रवासियों ने भारतीय प्रसार का विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया है। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा क्वेश्चन आया है, GS2 में जाके देखोगे तो ये जो दिया है लाइन उसमें काम आएगी। उसमें पूछा है कि भारत के डायस्पोरा का क्या प्रकार है, किस प्रकार का रूप है, इसमें सारा दिया हुआ है। प्रवास। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित है। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया था। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इन आंकड़ों के जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया और उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गाँव या नगर और यदि अन्यथा जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1931 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया।
प्रवास के कारणों की सूचना को समावेश 1981 जनगणना में किया गया, जिसके क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन भी किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं तो तब जन्म की स्थान, ग्रामीण, नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ तो तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, ग्रामीण, नगरीय, जिले और राज्य का नाम। और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के आगे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना की स्थिति पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना से स्थान से भिन्न है, इससे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान, यदि निवास का पहला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। क्या आप भारत की जनगणना में प्रवासी के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। यद्यपि निवास के पिछले स्थानों के संदर्भ में इस संख्या 5 करोड़ थी, जो कि 31% थी। प्रवास की धाराएं क्या होती है? आंतरिक प्रवास होता है देश के भीतर, और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। ग्रामीण से नगरीय होता है और ग्रामीण से नगरीय होता है। देखिए, एक तो ग्रामीण से ग्रामीण होगा, एक ग्रामीण से नगरीय होगा, नगरीय से नगरीय होता है और नगरीय से ग्रामीण भी होता है। भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकल्पित 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास के स्थान बदल लिया। इन्हीं में से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थे। इनमें से अधिकांश विवाह प्रांत प्रवासी थे। तो महिलाओं को ज़्यादातर माइग्रेशन इसीलिए होता है, पर अब तो ऐसा नहीं है, पढ़ने के कारण भी होने लगा है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण का चित्र दिया गया है। यहाँ पे ये दिया गया है। ग्रामीण से नगरीय ज़्यादा होता है और ग्रामीण से मतलब महिला पुरुष का दिया, तो महिलाओं को अपन पढ़े थे कि ग्रामीण से ग्रामीण में ज़्यादा होता है। फिर ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, फिर नगरीय से ग्रामीण, थोड़ा अच्छे से नहीं दिया रहेगा, छोड़ो। इस बात का स्पष्ट शास्त्र के दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी है। थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों में अप्रवास, उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। तालिका 2.1 में विभिन्न पड़ोसी देशों से प्रवासी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। जनगणना 2 में 1 में अंकित भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इसमें 96% पड़ोसी देशों में आए हैं। बांग्लादेश से 30 लाख आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख। इनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट है। जहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि जो भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं, जो 110 देशों में फैले हुए हैं। सच प्रवास में स्थानिक भिन्नता महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र की सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से 26 लाख लोग जाते हैं। बिहार से 17 लाख लोग, वे राज्य जहाँ से प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहों में से भारत मुंबई में सर्वाधिक संख्या प्रवासी आए हैं, अतः इसमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है, जिसमें नगरीय समूह भी स्थित है। कहाँ से लोग ज़्यादा गए हैं? कहाँ से आए हैं? प्रवास के कारण क्या होता है? लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जिन्हें वृहत रूप से 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। प्रतिकर्ष कारक, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और अपकर्षक कारक, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त
बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर आकर्षक कारक जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकर्षक कारक है बेहतर अवसर है, नियमित काम का मिलना है, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षक कारक है। यहाँ पे कुछ स्टोरी दिया हुआ है, छोड़ो वैसे सही नहीं दिख रहा, कोई जरूरी नहीं है। चित्र दोपन कहता था कि मैं पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण का अलग अलग निरीक्षण किया गया है। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण 38% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए रहे हैं। तो इस वजह से ये भी एक भेदभाव का तरीका है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है मेघालय इसका अपवाद है, जहाँ स्थिति उल्टी है, क्योंकि याद रखना कि वहाँ मात्रात्मक समाज है, तो वहाँ लड़के छोड़ के घर नहीं जाती है, लड़के उनके घर रहने आते हैं। इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 2% ही है और बहुत कम है। प्रवास के परिणाम क्या है? प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों में कम अवसरों, कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में प्रवास उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांग के संदर्भ में देखा जा सकता है। आर्थिक परिणाम, उद्गम प्रदेशों के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। याद करो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में 2020 में, पीटी का क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडी विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से देखो डायरेक्ट दी है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि की हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि के विकास के लिए उनके हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों का अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य में गंदी बस्ती स्लम का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। जनांकीय परिणाम क्या है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले युवा, आयु, कुशल व दक्ष लोगों को बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिए हैं। ऐसे असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए जिनमें प्रवासी जाते हैं। प्रवासी के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? स्वाभाविक सी बात है, जब देखो दिल्ली में पुरुष सब आ जाते हैं तो यहाँ का जो है मेल फीमेल रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और वहाँ का यहाँ मेल ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएगी। वहाँ पे मेल कम हो जाएंगे जहाँ से जाते हैं माइग्रेट होके, और फीमेल की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। सामाजिक परिणाम, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों को नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। इससे संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान होता है, और यह अधिकतर लोगों की मानसिक स्थिति का विस्तृत करता है। किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता का भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज जैसी असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसने के लिए विपरीत कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुंबई गया, वो अच्छे पैसे कमा के गांव में मान लो अपना मकान बना रहा है। अब जो लोग हैं वहीं पे बैठे हैं तो वो तो कुंठा होएंगे, चोरी करेंगे, ये करेंगे। पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे? ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियां क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भूमि जल स्तर के अवशय, वायु प्रदूषण, वाहित मल
के निपटान और ठोस कचरों के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्या को सामना कर रहे हैं। अन्य प्रवास विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन के स्तर को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ती है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडिया रेमिटेंस प्रवास के प्रमुख लाभ है तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायियों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। तो एक आध क्वेश्चन पीटी का पूछा गया है, मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। मानव विकास इसमें पीटी में पूछा गया है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। अब 12th क्लास के बारे में अगर देखोगे तो ये बाकी चलो पीटी के लिए इसमें 30% ही मिलेगा और मेंस के लिए 70% काम की चीज़ें हैं इसमें। और वहीं 11th क्लास को देखोगे तो 70% पीटी के लिए है और 30% जो है मेंस के लिए। 60 वर्ष से पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई, उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगरों को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों, सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा आकर्षित किया था, उसके मोह भंग कर दिया। नगर को अच्छी प्रकार देखने में समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छे, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। मैं सोचा करती थी, क्या विकास और अलग विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? आइए इन विरोधाभासों को परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? प्रत्येक रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि का विकास का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय व सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिमी अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेश देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है, मेंस में काम ले सकते हो डायरेक्ट। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षा और वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेश और इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधा और अवसंरचना इनके अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्धि नहीं है। सोचिए, विरोधाभास है, दो इंडिया है। इसे बोला जाता है शहरों में जो जिनका हाई क्लास वो इंडिया है और गाँवों में बस्तियों में रह रहे हो भारत। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसर को वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में से सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश के सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश है। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है जो पारिस्थितिक संकट का कारण है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों को त्रासदी का कारण बनते हैं अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं।
परिणाम स्वरूप निर्धनों के सामर्थ्य के गिरावट के लिए 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया कार्यरत है। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्लभ होते सामाजिक बंधनों के कारण, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, प्रदूषण के कारण, कमी होना चाहिए शायद ये, कमी प्रदूषण के कारण, और व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण, कभी है। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इस व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया है कि मानव विकास के मुद्दों को विकास को प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता, पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, कि विपरीत अलग से उठाया जाए। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तो ये एक बार पूछा था पीटी में। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन भी लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों की कोटि क्रम भी बनाती है। 1993 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता था। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक अपनी पाठ्यपुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांक के परिकलन की विधियों को पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस अध्याय में हम भारत पर संकल्पनाओं, सूचकों की अनुप्रयोज्यता को समझते हैं। मतलब एप्लीकेशन बेस बताया गया है। ये क्वेश्चन मैं फिर तो ये चैप्टर है, पीटी में 1-2 क्वेश्चन आए हुए भी हैं इससे। देखो, मानव विकास समस्त भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया। यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीगत मानव अधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अभी देखो, भारत में बताया गया है, अपन उधर पढ़े तो थोड़ा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पढ़े थे, तो अच्छा खासा चैप्टर है ये। मेंस में क्वेश्चन तो बनता ही है, पीटी में भी बनता है। कोई नहीं बचा होगा, सब भाग गए होंगे। बचे हो तुम लोग अभी? मुझे लगा भाग गए होंगे। अरे ये क्या हो गया, अभी तो नॉट अवेलेबल कैसे बता दिया। ऐप नॉट अवेलेबल। रुको 1 मिनट। बोलो बोलो। इसी टाइम टेस्ट होगा कि मतलब? नहीं, मैं आज रात को ही भेज दूंगा, तो आप दिन में कर लेना ना, क्लास कर लेंगे ना फिर। चलिए ठीक है, टेस्ट दे लेना, क्योंकि मैं अभी ना फरवरी में कुछ दिन के लिए घर जाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इकोनॉमी ये सब छुट्टी रहेगा क्या? हाँ, उस टाइम रहेगा 4-5 दिन का, तो मैं घर जाऊंगा, इसीलिए। कब? 7 तारीख को जाऊंगा मैं यहाँ से। भारत में मानव विकास 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में से 131 की कोटि क्रम पर है। अभी तो और भी बुरा हालात है। इंडिया के संयुक्त मूल्य 0.62 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब ये है नॉर्वे, उधर वो होते ही हैं। अभी देखो यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, इनका क्या स्कोर रहा है, कारण क्या है वो देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट तो वो है। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्य देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों उनकी कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों
अब देखो ये सब कारण है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ तो शुरू हो गया, इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार उल्लंघन प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्या और राज्य की प्रगति कैसी है, सरकार का स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र अथवा तानाशाही है, सशक्तिकरण के स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक है जो मानव विकास की प्रवृत्ति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ये सब याद रखना है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदनंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया है। यद्यपि भारत की योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया। तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय और अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपाय जैसे सूचकों की चर्चा की गई। कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठों में विवेचना की गई है। आर्थिक उपलब्धि के सूचक क्या है? समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पद दलित और आश्रय पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच होनी चाहिए। उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार या अक्षय नीति का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। वह 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्र में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया है। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा तथा दादर नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप को 10% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो ये भी देखो, स्टेट वाइज भी डिफरेंस है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादन जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबंधित करती है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता है। कुछ अन्य कारक जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता और पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करते हैं। बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से है। ये दिया गरीबी कहाँ पे है, थोड़ा बहुत आइडिया रखो, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। साक्षरता दर देखो, भारत में 74.0.4 टोटल, पर स्त्रियों की सोची अभी भी इतनी कम है। अब इसमें देखो और जगह तो बहुत कम में है। बिहार में देखोगे तो वहाँ और मामला कम होगा, देखना। ये देखो 53 है, इससे भी कम है कोई 53 से, ये 52 है। राजस्थान में तो और बुरा हाल है। और इससे भी नीचे कोई है महिलाओं की, देख रहे हैं राजस्थान में ज़्यादा कम है। ये तो विडंबना हो गई। बिहार में ज़्यादा हो गया सर। मुझे जाके सुधारना पड़ेगा। नहीं, पर नया डाटा आएगा ना, जहाँ तक मेरा मानना है। देखो ना, थोड़ा बहुत दिक्कत बताओ किधर है। ईस्ट राजस्थान में दिक्कत नहीं है, जो हमारी तरफ है ना उधर दिक्कत नहीं है। महिलाएं पढ़ती है, अच्छा खासा पढ़ती है। अब तो भाई हमारे तो जॉब कर रही है लड़के, अब लड़कों से ज़्यादा जॉब कर रही है। नहीं सर, हाँ ये तो है सर, उधर बहुत ज़्यादा, मतलब पर जो वेस्ट राजस्थान है ना, वेस्ट राजस्थान उधर थोड़ा अभी भी है, उधर पेट्रिया लड़कियों को पढ़ाते नहीं है अभी भी, थोड़ा जो ट्राइबल ज़्यादा ही है, जल्दी शादी कर देते हैं लोग। नहीं, हाँ उधर ज़्यादा, हमारी तरफ नहीं होता। हमारी तरफ अब तो ऐसा, जो लड़की अगर पढ़ लिख रही है ना तो नहीं होती शादी, आराम से 25 साल के बाद में होती है। रील्स बनाते हैं कि मतलब कहाँ से हो भाई, तो बोलता है राजस्थान से, तो मानते नहीं है सब, तो छोटी लड़की लेके चला आता है। हाँ वो भी हो सकता है। स्वस्थ जीवन के सूचक क्या है? रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित
दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक है। शिशु मृत्यता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण माप है। स्वच्छ भारत मिशन। कारखानों से निकलने वाली विषैले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे से शहरों के सीवर तथा खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से स्वच्छ हवा, पानी, शोर मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिक आवश्यकता है। नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल और परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों से प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में खुले में शौच प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने के विचार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके उद्देश्य निम्न है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है। ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के लिए तौर पर LPG का सुलभ कराना है। जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना है। अपरंपरागत ईंधन के वजह से पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मानव विकास उस टाइम तो और भारत में केरल ही है अच्छा खासा, क्योंकि वहाँ पे देखो एजुकेशन और हेल्थ का अच्छा खासा वो है। ये देखो कमी के आधार पर बताया गया है ना, बिहार, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे बुरा हालत है। कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुए हैं, जैसे मृत्यु दर को 1951 में 25.1% से घटाकर 2015 में 6.5 प्रति हजार होना और इसी अवधि में शिशु मृत्यता को 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार होना। पर अभी भी विकासशील जो विकसित देश है उनके कंपेरिजन में ज़्यादा है, पर फिर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है, पर और करना चाहिए। इसी प्रकार 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 37.1 वर्ष और से मतलब सोचिए इतना वृद्धि हो गया 66.9 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 36 से 70 वर्ष की वृद्धि के करने में सफलता मिली है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत ने जन्म दर को 40.8 से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य है, किंतु यह जन्म दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊँची है। लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत में स्त्री लिंग अनुपात घट रहा है। भारतीय जनगणना 2011 के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की लिंग अनुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यदि केरल का अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है और पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक है, जहाँ यह लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाओं से नीचे है। सोचो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? क्या ये सामाजिक दृष्टिकोण है तो लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक तकनीक? ये भी कारण है, ये भी कारण है, दोनों ही कारण है। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक क्या है? विकास मुक्ति है, तो डेवलपमेंट लिबरेशन लाता है। ये बात सही है। सोचो देखो ना, जैसे पहले कोई किसी का मालूम कम उम्र में किसी का पति मर जाता था तो उसके लिए भाई जीवन यापन करना कितना मुश्किल था। सामाजिक बंधन होते हैं, बाहर कमाने भी नहीं जा सकते, तो उसका बहुत तरीके से मानसिक शारीरिक शोषण होता था। पर वही है, सोचो कि जब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, महिला को काम करने का मौका मिल रहा है, तो अभी मान लो किसी का पति खत्म भी हो जाता है तो आराम से कमा लेती। अगर पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी होगी तब भी रोजगार कर ही लेगी। तो ये फर्क पड़ता है भाई, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। नहीं सोचो वही जीवन एक नरक की भांति है, समाज जीने देता है। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जरूरी है, उल्टा बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब अगर वो मान लो कि विधवा होती है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है उनके लिए भाई। पुरुष का क्या होता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। महिलाओं को भी दूसरी शादी करना भी अभी समाज में एक्सेप्टेशन नहीं है ना। बच्चा हो जाता है तो नया शादी नहीं होता है, वो भी वो दिक्कत है। नहीं होता है, इधर नहीं होता है, यूपी में नहीं होता है, बहुत कम होता है। भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। बहुत अच्छी लाइन है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्य और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हो, प्रतिभागिता करे, समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंचे ही मुक्ति का मूलाधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता सख्त, इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ याद रखना। अपने को रोजगार नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये मत समझो कि एजुकेशन करने का कोई मतलब है। कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता है यार क्या ही मतलब है, पढ़े लिखे कोई कुछ ही काम के नहीं है। अपन ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, अपन समझते हैं, सही गलत में फ़र्क करना जानते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। कुछ लोगों को सोचो दिखता ही नहीं है पर एटलीस्ट अपने को दिख तो रहा है ना।
पढ़ाई लिखाई का सब इस्तेमाल तो बिजनेस में सबसे अच्छा होगा। हाँ, कोई बिजनेस दिक्कत मतलब नहीं वो है। बहुत सारी चीजें हैं। वही ना, दूसरी बात ये कोई सोचो ना, दिक्कत अपन नहीं है, सही गलत पढ़नी जानते चाहिए। हैं। मान लो कोई महिला को मार रहा है, हम्म। या मान लो पितृसत्तात्मक समाज है, देखो महिलाओं से शोषण हो रहा है, तो एटलीस्ट यार ये तो नॉलेज मिला ना कि अपन सही गलत का उसका तो कर सकते हैं ना। ठीक है। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है, जबकि स्त्री साक्षरता, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ पे असमानता की बात आए ना, तो ये जरूर लिखना चाहिए। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से भी ऊंची है। ये और देखो सबसे बड़ी बात है। तो दक्षिण भारत इसीलिए सोचो विकसित है। भारत के राज्य में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी जहाँ बहुत कम है, 63.82% साक्षरता है, और केरल और मिजोरम में जैसे राज्य जिनमें साक्षरता दर सोचो 93.09%, तो 91.58% है। स्थानिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूर इत्यादि जैसे हमारे समाज में सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। भारतीय मानव विकास सूचकांक उपयुक्त महत्वपूर्ण सूचकों को पृष्ठभूमि योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में 131वां स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों में तालिका जो दिया है सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोटिक्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं। अपेक्षा के अनुरूप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे है। ऐसे हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी है। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्य में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियाँ और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था और राज्य तंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के संस्कृतिकरण के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। इसे अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, किंतु वांछित स्तर से अभी भी बहुत नीचे हैं। जनसंख्या और पर्यावरण और विकास सामान्य रूप से मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। यह जटिल है क्योंकि युगों से यह सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है, और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो यह समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को निदान हो जाएगा। यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सुधार किया है, किंतु प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानता, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानव अधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण भी बढ़ा है। संबंधित मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में विकास की अवधारणा में अभिव्यक्त कुछ स्पष्ट पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को संशोधित करने का प्रयत्न किया है। लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा को 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। इसमें मानव विकास की न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतांत्रिकरण और लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। रिपोर्ट ने शांति और मानव विकास लाने में नागरिक समाजों की बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकार किया। नागरिक समाजों को विकसित देशों द्वारा प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती, सशक्त बलों के परियोजन, सभी मतलब डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो उसके लिए जरूरत नहीं है, उल्टा मानव विकास पे करो ना, ऑटोमेटिक सब चीज़ें सही होगी। प्रतिरक्षा से आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ओर संक्रमण और विशेष रूप से निःशस्त्रीकरण और नाभिकीय युद्धस्त्रों की संख्या घटाने के लिए जनमत तैयार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। एक नाभिकीय व्रत विश्व में शांति और कल्याण दो प्रमुख वैश्विक चिंताएं हैं। इस उपागम के दूसरे छोर पर नव मालथीसवादियों, पर्यावरणवादियों और आमूलवादी पारिस्थितिकविदों द्वारा व्यक्त विचार है। उनका विश्वास है कि प्रसन्नचित्त और शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। इन विचारकों के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है, क्योंकि 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि मानव जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई है। विकास ने केवल विश्व के सीमित संसाधनों के बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है, जबकि इन संसाधनों की मांग में अतिशय वृद्धि हुई है।
इस प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य जनसंख्या और संसाधनों के बीच समता बनाए रखना है। सर रॉबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। प्रत्येक रूप से यह विचार तर्कसंगत और विश्वासप्रद लगता है, परंतु यदि विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर्निहित दोष है, जैसा कि संसाधन के तटस्थ वर्ग नहीं है। अरे इस माल्थस थ्योरी को अब लोग है ना गलत मानते हैं। कारण है कि अब देखो विश्व की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, पर फिर भी संसाधन तो है ही ना सबके लिए अवेलेबल, तो ये भी है। तो इसकी अब आलोचना की जाती है, परंतु ये मेंस के लिए तो नहीं, पर ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। संसाधनों की उपलब्धता का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका सामाजिक वितरण। संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरित है। समृद्ध देशों और लोगों के संसाधनों के विशाल भंडारों तक पहुँचे, जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये कारण है मेन, संसाधनों में कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए किए गए अनंत प्रयत्नों और उनकी अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच संघर्ष और अंतर विरोधों का प्रमुख कारण है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या, संसाधन और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। महात्मा गांधी ने अभिनय समय में ये दोनों के बीच संतुलन और समरसता के प्रबंधन को प्रदर्शित किया। गांधी जी हो रहे विकास विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के ह्रास का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन संस्थाकरण किया गया है, वे के प्रति आशंकित थे। उनके विचार में व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, ट्रस्टीशिप, अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। उनके विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिटेड टू ग्रोथ, सुकुमार की पुस्तक स्मॉल इज द ब्यूटीफुल, वुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर, और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधि ये पूछा गया है। और यहीं पे जो है विकास, सामान्य विकास का उदाहरण है, उसको आया गया था। कितना बड़ा है चैप्टर? 1 2 3 5 6 कर लेते हैं, चैप्टर छोटा ही है, फिर कंप्लीट हो जाएगी 1-2 तारीख तक। कितने चैप्टर देखे थे इसमें? इसमें चैप्टर ज़्यादा है ना, 13 चैप्टर है शायद इसमें। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया मूल रूप से लोगों के समूह और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित है। बस्ती आकार और प्रकार में भिन्न होती है। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिक और प्रौद्योगिकी। बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, गांव कहलाती है। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियाँ कहा जाता है। ग्रामीण नगरीय बस्ती में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियाँ एक और कच्चे माल के परिक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण और तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करते हैं। बात तो सही है। प्राइमरी सेक्टर गाँव में, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है शहरों में। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करता है और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्चिम भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये बात भी सही है। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ये बात भी सही है। इसलिए बोला जाता है कि विकास मतलब सड़कें बनना ज़्यादा ये अच्छा चीज़ है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार नियमित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी तथा द्वारा निर्धारित होता है। बाद में कुछ 100 घरों से युक्त संयंत्र अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अनेक प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी है। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे भूभाग की प्रकृति कैसी है, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता कैसी है, सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, सामाजिक संरचना कैसी है, जाति और धर्म, सुरक्षा संबंधी कारक,
चोरी और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारतीय ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है: गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत और परिष्कृत तथा एकाकी। गुच्छित बस्तियाँ क्या होती है? गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरिये, रेखे इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गाँव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ क्या होती है? अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ परिक्षेपित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गाँव के संपर्कन विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्य में संलग्न लोग गाँव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियाँ गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये बात हकीकत है। आज भी अगर गाँव में जाओगे ना, तो मेन जो गाँव का सेंटर वहाँ पर हाई कास्ट रहेगी और जो छोटी मोटी कास्ट है वो दूर रहती है। ये आप कोई से गांव में चले जाना। पल्ली बस्ती है। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक आने की इकाई में बढ़ जाती है, किंतु उनका सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाड़ा, पाली, नगणा, ढाणी, जैसे हमारी तरफ ढाणी कहा जाता है। निखिल, तुम्हारी तरफ क्या कहा जाता है? ये भाग गए। तुम्हारी तरफ क्या कहा जाता है? जैसे हमारी तरफ ढाणी कहा जाता है, मेरे तरफ वही गांव बोला जाता है। नहीं, सुनो, देखो, गांव तो पूरा होता है ना, जैसे पूरा एरिया हो गया, ये गांव है। पर गांव के जैसे इधर कोई बसा है, इधर कोई बसा है, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारी तरफ? जैसे हमारे ढाणी बोला जाता है, ढाणी। मेरे तरफ नहीं पता, कुछ बोलते होंगे। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा विपरीत होता है। ऐसा गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाया जाता है। परिक्षेपित बस्ती भारत में परिक्षेपित अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के डालों पर खेत तथा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधनों के आधार के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती के यह प्रकार पाया जाता है। नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियाँ अनेक प्रकार के आकर्षक, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र में प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा होता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गाँवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। अध्ययन कर चुके, छोड़ो। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपीय के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों की इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन नगर कौन से थे? भारत में 2000 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, ये चीज़ याद रखना है। वाराणसी इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग हो गया, इलाहाबाद वाला, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। ये किला नगर जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया है। तटीय स्थानों पर अपने पेड़ जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, चेन्नई, मद्रास जो है, कोलकाता, कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया।
अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल, ये याद रखना, मसूरी जो बना वो इसीलिए बना है, जो ट्रेनिंग वाला जो है, के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और इनमें सिविल और प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म भी हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। ये बहुत अच्छा दिया है मेंस के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत के नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देशों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना नगरों 6 वर्गों में वर्गीकृत की गई, जैसा कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक इस जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया गया है का समावेश होता है। एक नगर उसका संलग्न नगरीय भयबद्ध होता है। भयबद्ध मतलब आउटग्रोथ के सहित अथवा रहित। 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर, 1 अथवा अधिक संलग्न नगरों के भयबद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार का नगर का निर्माण होता है। तारीख 4.2 से भारत 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। इन 468 नगरों में से 53 नगर या नगरीय संकुल महानगर है। इनमें 6 मेगा नगर है, जिनमें से प्रत्येक 50 लाख से अधिक है। 5 भाग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ भारत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली पे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद देशों के अन्य मेगा नगर अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहरों नगर विशेषीकृत सेवाओं को निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों नगरों को कुछ निश्चित प्रक्रिया में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादन अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासन शहर और नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। औद्योगिक नगर मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। परिवहन नगर ये पतन नगर है जो मुख्यतः आयात और निर्यात में कार्य में संलग्न होते हैं, जैसे कांडला हो गया, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की दूरी जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। वाणिज्यिक नगर व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। खनन नगर ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हो, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन छावनी नगर कौन से इन नगरों का उद्देश्य गैरसी नगरों के रूप में हुआ, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। ये कोई काम का नहीं, छोड़ो। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था जब ये आया था उस टाइम। जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों की प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना का एक उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। यहाँ कहाँ तक देख लेते हैं अपन, गैरसी नगर तक। अब देखो ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगर वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। 2019 का क्वेश्चन देखना, मेंस का आया हुआ है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक नगर मुख्य परिसर नगरों में कुछ नगर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, कोटा भी आ जाएगा इसमें।
पर्यटन नगर नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडल मंडलम, ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान है। नगर अपने प्रकार में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर पर बनने पर भू प्रक्रियात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्गत हो जाते हैं कि नगर के किसी विशेष प्रकारीय वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, ये चीज़ याद रख लेना, अच्छा खासे क्वेश्चन बने हैं इससे मेंस में। चलो ठीक है, कल यहाँ से करेंगे फिर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल टेस्ट के लिए रेडी रहना, सुबह मॉर्निंग में टेस्ट भेजूंगा मैं। ठीक है सर। जीएस और सीसेट दोनों लगा लेना, ठीक है। ठीक है सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट।